जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एमपी मोबाइल स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई अर्थात अर्थशास्त्र की 6वीं इकाई पर आधारित 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्नों एवं उनके उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। और यह जो प्रश्न है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए हुए प्रश्न है तथा आपकी आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह परीक्षा उपयोगी वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 2 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, एक योजना को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर योजना से तात्पर्य आर्थिक नियोजन से है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, योजना किसी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा साधनों को जुटाने के लिए विकास की व्यूह रचना निर्धारित करना योजना कहलाता है। साथ ही हम लिखेंगे, इस प्रकार आर्थिक नियोजन देश की आर्थिक उन्नति के लिए पूर्व से सोची एवं निश्चित की गई विधि है। इसमें एक निश्चित अवधि में देश के साधनों एवं शक्तियों को इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य पूरे किए जा सकें। विद्यार्थियों, यह प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्न है, इसलिए हमें इनका उत्तर कम से कम 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, भारत ने योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना? उत्तर, भारत में 5 वर्ष की अवधि हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। हमारे देश में योजना बनाने का विकल्प चुने जाने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए। नंबर 2, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए। नंबर 3, कृषि और उद्योग में समन्वय स्थापित करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि के लिए। और नंबर 4, देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि की संतुष्टि के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, योजनाओं के लक्ष्य क्यों होने चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना पूर्णतया अर्थहीन है। हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य होना आवश्यक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, आर्थिक समृद्धि। नंबर 2, आधुनिकीकरण। नंबर 3, आत्मनिर्भरता। और नंबर 4, समानता। प्रश्न क्रमांक 4 है, उच्च उपज देने वाली किस्म अर्थात हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज क्या हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण खाद्यान्न की कमी हो गई थी। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली खाद्यान्न फसलों की संकर किस्में विकसित की गईं। इस प्रकार के बीजों को HYV यानी उच्च उत्पादन देने वाली किस्में कहा जाता है। इनके कारण ही देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सका है। HYV का फुल फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी। प्रश्न क्रमांक 5, विपणन योग्य अधिशेष क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, विपणन योग्य अधिशेष। विद्यार्थियों, यहाँ पर विपणन से तात्पर्य है कृषकों द्वारा अपनी उपज को बेचना। उत्तर में हम लिखेंगे, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बाजार में बेचकर अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। इस प्रकार किसानों द्वारा कृषि उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष या विपणन योग्य अधिशेष कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में जीवन निर्वाह की खेती होती थी। किसानों को इतना अनाज नहीं होता था कि वे उसे बाजार में बेच सकें, लेकिन हरित क्रांति के फलस्वरूप अब किसानों को अपनी आवश्यकता से अधिक
उत्पादन होता है जिसे वे बाजार में बेच करके अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं। तो फसल का वह अंश जिसे वे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं, इसे विपणन योग्य अधिशेष या विपणित अधिशेष कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसके अंतर्गत किसानों को उच्च पैदावार देने वाले उन्नत बीज यानी HYV, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग तथा सिंचाई के साधनों के विस्तार हेतु सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिया गया, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना तथा खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना संभव हो सका, जिससे कि अकाल आदि के समय देश की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान कब शुरू किया गया था? प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान कब शुरू किया गया था? उत्तर है सन 1981 में। सन 1981 में पहली बार भारत में आधिकारिक जनगणना प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना आयोजित होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, स्वतंत्रता के समय हमारे देश में चल रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर, स्वतंत्रता के समय देश में चलने वाले उद्योगों के नाम, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग तथा कागज उद्योग। प्रश्न क्रमांक 9, लघु उद्योग क्या हैं? यहाँ पर गलती से प्रश्न क्रमांक 7 लिखा गया है। यह प्रश्न क्रमांक 9 है, लघु उद्योग क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, लघु उद्योग की परिभाषा किसी औद्योगिक इकाई की परिसंपत्तियों के लिए किए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। सन 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख का अधिकतम निवेश करती थी। वर्तमान में अधिकतम निवेश की सीमा को 10 करोड़ कर दिया गया है, अर्थात 10 करोड़ तक की निवेश वाले उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अतः लघु उद्योग अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। तो उत्तर में हम लिखेंगे, औपनिवेशिक काल में कुछ अर्थशास्त्रियों ने निजी स्तर पर भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, जिनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल में डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, आयात प्रतिस्थापन क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, भारत की प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत विदेशों में निर्मित वस्तुओं का आयात करने के स्थान पर उन्हें अपने ही देश में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। इसके लिए सरकार ने प्रशुल्क तथा कोटा निर्धारित किया। प्रशुल्क तथा कोटा के प्रभाव से आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रशुल्क तथा कोटा, प्रशुल्क क्या है? उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाला कर या विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन के तहत आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाया जाता है, जिससे कि आयात को हतोत्साहित किया जा सके। इसी तरह कोटा प्रणाली से भी आयात को प्रतिस्थापित किया जाता है। कोटा प्रणाली के तहत वस्तु की आयात की जाने वाली मात्रा तय कर दी जाती है, उससे अधिक मात्रा में आयात
नहीं किया जा सकता है। तो प्रशुल्क और कोटा के द्वारा सरकार आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाती है। सन 1991 के पश्चात भारत की जो नई आर्थिक नीति है, इसके तहत अब आयात प्रतिस्थापन नहीं किया जाता है, बल्कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई है। प्रश्न क्रमांक 12 है, जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इकाई 6 पर आधारित 2 अंक वाले प्रश्न जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए गए थे, इन प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेकर आए। यह निश्चित ही आपके लिए उपयोगी होंगे। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। और पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आगे भी हम इसी तरह अन्य इकाइयों पर आधारित 2, 3 एवं 4 अंकों के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, अच्छी तरह पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।